हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक लोग नए टॉपिक के साथ में क्लास 9th की फिजिक्स की स्टार्टिंग करेंगे। फिजिक्स में 9th की क्लास में 5 चैप्टर है, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा मोशन है। आज हम लोग चैप्टर नंबर मोशन को स्टार्ट करेंगे और मोशन को 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं जरा रेफरेंस पॉइंट से। देखिए, एक वर्ड होता है रेफरेंस पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग जब किसी के पास जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि तुम किसके रेफरेंस से आ रहे हो। तो रेफरेंस का मतलब होता है किसी के बारे में बता के अपना इंट्रोडक्शन देना। फॉर एग्जाम्पल, जरा फिजिक्स में बात करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। पहले जरा डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझते हैं। देखिए, अ फिक्स पॉइंट, सबसे पहली बात फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये बदलने वाला नहीं होना चाहिए, अपनी पोजीशन चेंज करने वाला नहीं होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू विच, यानी एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी गिवन बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती हो, ऐसे पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर बोला अ फिक्स पॉइंट, दूसरी डेफिनेशन फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विद रिस्पेक्ट टू विच, ध्यान रखना, वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके रिगार्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को भी डिस्क्राइब कर सकें, ऐसे पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। आइए जरा समझते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहां पर आकर ट्रेन खड़ी हो गई। ठीक, ये ट्रेन हो गई है, प्लेटफॉर्म हो गया। ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट ही तो दूर जाती या प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट ही तो पास आती है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग ही हम लोग ट्रेन की मोशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा। अब आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा है, फिक्स पॉइंट है। अब मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल, इसकी जगह आप लोग स्कूल ले लीजिएगा अपना, आपका स्कूल ये गया। ठीक है, आप जब स्कूल का एड्रेस देते हो तो किसी ना किसी रोड का नाम लेते हो, किसी ना किसी चौराहे का नाम लेते हो। तो उस टाइम पर जो आपने रोड या चौराहे का नाम लिया वो फिक्स्ड है, वो बदलता नहीं है। तो आपका जो स्कूल है उसकी पोजीशन आप जिसके रिस्पेक्ट में रिगार्डिंग में बता रहे हो, उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए सर, सबसे पहले जनरली ध्यान रखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम मोस्टली ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे फिजिक्स में। जनरली सबसे ज्यादा पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखोगे तो उसमें नजर आ रहा है, इफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशंस। मैं जो बोलना चाहता हूं उसको समझना। पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो हमको ये समझाती है कि जिस ऑब्जेक्ट ने बहुत लंबा डिस्टेंस चला हो तो उसका और साइज जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट का वो नेग्लिजिबल हो जाए उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली से कोई ट्रेन चलती है और वो भोपाल जाके रुक जाती है। तो देखो, दिल्ली और भोपाल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है उसके रिगार्डिंग जो ट्रेन है उसका साइज जो है ना बहुत छोटा है। तो ऐसे में हम लोग जो ट्रेन थी उस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस उसने चला उसके रिगार्डिंग अगर उसका साइज बहुत छोटा है तो ऐसे में हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जनरली ध्यान रखना, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, दूसरी चीज जो समझने की है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो छोटा जरूर है, लेकिन ध्यान रखना इसमें मास होगा। इट हैज मास, इसके अंदर मास मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि मास नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे वेरी स्मॉल होगा साइज में। कैसा होगा बेटा, पॉइंट साइज जैसा होगा। ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया होगा, रेफरेंस पॉइंट भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एक टर्म रेस्ट की। देखिए, हम लोग डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है किसी भी मूवमेंट को नहीं कर रहे होते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं तो हम किसी भी टाइप की कोई भी मोशन हरकत नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। लेकिन फिजिक्स में रेस्ट का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। तो समझिएगा जरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सामने बोर्ड दिख रहा है, मैं आपको इधर होता हुआ दिख रहा हूं, लेकिन बोर्ड जो है वो आपको इधर उधर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोर्ड है इसको बोलते हैं कि बोर्ड जो है वो रेस्ट में।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने इस तरीके से खड़ा हो गया तो मैं अभी रेस्ट में हूं, लेकिन अगर मेरी फिंगर्स इस तरीके से मारकर इस तरीके से कर रहा है तो ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है, ये ध्यान रखेंगे। तो रेस्ट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, कोई भी हरकत ना करे, उस टाइम उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि वो रेस्ट कंडीशन में। ये ध्यान रखना, रेस्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, रेस्ट अपने आप में कंडीशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप की मोशन नहीं करता है तो उसे हम लोग रेस्ट में बोलते हैं, यानी वो अपने आसपास की चीजों के रिगार्डिंग अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका घर, आपके घर के सामने जाने वाला रोड, आपका स्कूल, क्लासरूम, ऑफिस, ये सारी चीजें कैसी हैं बेटा? रेस्ट में है, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रेस्ट में है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो चैप्टर का नाम है मोशन। तो देखिए बेटा, जो मोशन है, इस मोशन का एक सिनोनियम अगर ढूंढने की कोशिश करूंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद पासेज ऑफ टाइम, यानी ध्यान रखेंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के पास होने के साथ साथ में चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं मोशन। अगर सिंपली हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं एनी मूवमेंट, ध्यान रखना, एनी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को भी मैं कैटेगराइज करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको यह समझ आ सके कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन भी समझेंगे और हमको यह भी समझ आ जाएगा कि मोशन जो है एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन, तो देखिए ध्यान देना, सबसे पहले फर्स्ट टाइप में हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। ये जो लीनियर मोशन वर्ड में बोल रहा हूं, इसका मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान देना, जब भी हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसी कोई भी मोशन जो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रही हो, यानी वन डायमेंशन में हो रही हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ये जो लीनियर मोशन है ना, इसी का नाम ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है। अब देखो, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम बोल सकते हैं ट्रेन रनिंग ऑन द रेलवे ट्रैक, यानी जो ट्रेन होती है वो ऐसे ही करके तो चलती है और ये एक स्ट्रेट लाइन का काम करती है। हम बोल सकते हैं अ कार, अ बाइक, स्कूटी, बस, कुछ भी बोल सकते हैं, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे लीनियर मोशन का। हम लोग बोल सकते हैं गन से निकली हुई बुलेट भी हमारे लिए किसका काम करेगी? लीनियर मोशन का काम करेगी। ये सारी चीजें ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सेकेंड टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन है, इसमें आप ध्यान देंगे थोड़ा समझने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन जो है उसका मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर बार बार ऐसे करके रोटेट कर रहा है तो ऐसी मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा है, जैसे वॉच होती, ठीक है, उसमें जो नीडल्स होती, हैंड्स होते, वो बार बार ऐसे रोटेट करते, हम उनको बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। हमारा जो फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, वो भी ऐसे ऐसे करके रोटेट करता है, हम उसको भी बोल सकते हैं कि वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपने मैरी गो राउंड देखा होगा, कई सारे झूले होते हैं जिस तरीके से इस तरीके से घूमते रहते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो जो इस टाइप की मोशन पजेस करेगा उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये ध्यान देंगे। एक मोशन और होती है बेटा, जिसको हम सिंपली है ना, या तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी या हम लोग उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है। तो देखो पहले समझो, एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करना जो है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, यानी किसी भी फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन करना ऑसिलेटरी मोशन में आता है। यानी इस टाइप से जो मैं मोशन कर रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यहां बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, हम लोग आगे चलने से पहले
इस वीडियो में एक टर्म को और क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी कंसेप्ट और सीखने में अच्छी हो पाएंगे। जैसे देखिए, एक नॉर्मल तरीके से आपकी नॉलेज के लिए एक पॉइंट है जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखो, ये जो क्वांटिटी है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनको मेजर कर सकें, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में हमारे क्वांटिटी को मेजर कर पाएंगे, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक। एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैं ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूं वो एनसीईआरटी के बेस पर समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना किन क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं और किन क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन, ठीक है, ये ध्यान देंगे, और एक होता है बेटा हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक। अब मैं यहाँ पर आपको पहले समझाता हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी की लेंथ जो है, मैंने बोला उसकी जो लेंथ है वो 23 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 23 मीटर लिखा है ना, इसमें दो चीजें हैं। ये जो मीटर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ये यूनिट है, वो एसआई यूनिट हो सकती है, सीजीएस यूनिट हो सकती है। और ये जो इधर लिखा हुआ वर्ड है 23, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस होल वर्ड को, इस होल टर्म को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। ये ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ठीक है। मैंने यहां पर आपको मैग्नीट्यूड वर्ड क्लियर किया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि आपका जो वेट है वो मैंने बोला 98 केजी है। तो ध्यान रखना, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन 98 केजी जो है वो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली बात, कोई भी क्वांटिटी हो, मैं यहां पर सबसे पहले ऊपर लिखता हूं बेटा मैग्नीट्यूड को, तो आपको समझ आएगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। देखो, जितनी भी क्वांटिटी होगी सब मेजर होंगी, मेजर होंगी तो उनमें मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर बात करूं मैं डायरेक्शन की, तो ध्यान देना, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। ये बात ध्यान से सभी लोग समझेंगे। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनको स्केलर वेक्टर में हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर। ये क्लास 9th के लिए सही है, लेकिन जैसे हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर ये कन्फिगरेशन जो है वो ठीक नहीं रहता। तो ऐसे में एक थर्ड क्वांटिटी को हम लोग जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड तीनों तरीके की क्वांटिटी में होता है। जो डायरेक्शन है वो स्केलर में नहीं होती, टेंसर में भी डायरेक्शन होती है और वेक्टर क्वांटिटी में भी डायरेक्शन होती है। लेकिन एक और आएगा जिसे आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, इनको बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, स्केलर क्वांटिटी कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, टेंसर क्वांटिटी भी कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती हैं। मैं यहां पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन केवल वेक्टर क्वांटिटी ओबे करती, कोई और क्वांटिटी ओबे नहीं करती। आपकी एनसीईआरटी जो है वो स्केलर और टेंसर को एक ही क्वांटिटी मानती है, क्योंकि वो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन करती है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बिहाफ पर करती है। तो ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी तीन तरीके की हैं। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखना, और वो वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती। टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती। ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे भी करती हैं। यहां पर ये तीनों तरीके की क्वांटिटीज हो गई। आज के बाद हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उनको स्केलर वेक्टर टेंसर, स्केलर वेक्टर टेंसर में ही उनको कॉन्फ़िगरेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्केलर की बात करूं, देखो एग्जांपल की, तो जैसे मैं मास की बात करूं या मैं मास की बात करता हूं, तो ये जो मास है इसमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा टाइम की, तो ये जो टाइम है इसमें भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं बात करूं लेंथ की, ठीक है, ब्रेथ की, डिस्टेंस की, तो ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन आने के बाद वेक्टर ऑफ एडिशन की तो बात ही नहीं बनती, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा वेक्टर क्वांटिटी की। तो देखो, एक वर्ड आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी याद करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी पर, यानी कैसे डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड आएगा बेटा वेलोसिटी, ठीक है।
ऐसे वर्ड आएगा एक्सेलरेशन। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का काम कर रहे हैं। कि लोग वेक्टर एडिशन को भी करते हैं, इनमें डायरेक्शन भी होती है, इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और बहुत सारे हैं जैसे कि हमारा फोर्स है, ठीक है, मोमेंटम है, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे यही काम करते हैं। अब बात करते हैं जरा टेंसर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल की। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में आप सबसे पहले यही टर्म पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक टर्म जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे लिए वेक्टर नहीं है, हमारी टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन एनसीईआरटी इस टेंसर को भी स्केलर मानती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग प्रेशर को बोल सकते हैं, जो हमारा प्रेशर इसमें भी डायरेक्शन होती है, तो ये भी हमारे लिए टेंसर का काम करेगा। स्ट्रेस है वो भी हमारे लिए किसका काम करेगा, ये ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रेस है वो भी टेंसर क्वांटिटी है, और टेंसर के साथ साथ ये स्केलर भी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोग शायद उम्मीद कर सकता हूं कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को कॉन्फ़िगरेट करना समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलकर सबसे पहले हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको समझें। तो देखो ध्यान से समझना है, पहले डिस्टेंस को डिफाइन करता हूं, फिर हम लोग चलेंगे। डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक, ध्यान से समझना। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ उसको बोला जाता है डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, लेकिन मैं पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चला, ठीक है, यहां पहुंचा। इस पॉइंट के बाद मैंने ऐसे टर्न लिया, मैं 15 किलोमीटर चला, फिर यहां से मैंने ऐसे टर्न लिया, और यहां से यहां तक मैंने 20 किलोमीटर चला, और मैं फिर फाइनली बी पॉइंट पर पहुंच गया 15 किलोमीटर चलने के बाद। तो देखिए ध्यान रखना, ए और बी तक जो एक्चुअल पाथ है वो यही है ना, कि हम पहले आए, फिर हम यहां से यहां, इस पॉइंट से यहां तक यहां गए, फिर हम यहां से यहां गए। तो जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल लेंथ है। यहां से यहां तक की लेंथ 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक की लेंथ 15, यहां से यहां तक की लेंथ 20, यहां से यहां तक की लेंथ 10। तो ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये 15 है, तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आया वो 60 किलोमीटर निकल कर आ गया। तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ नहीं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। रियलिटी में जो पाथ हम लोगों ने कवर्ड किया वो कौन सा है, उसकी जो भी लेंथ होगी उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करूं तो देखो डिस्टेंस जो है ना वो लेंथ है, और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है बेटा, और मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस लेंथ है, और लेंथ ध्यान रखना एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान देंगे। जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो लेंथ है, तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं, जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज, ध्यान रखना, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस डिस्टेंस की कुछ और भी बड़ी यूनिट है, जैसे कि हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। किलोमीटर हमने बोला, छोटी यूनिट में अगर हम सेंटीमीटर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, इंच बोल सकते हैं, फीट बोल सकते हैं। तो ये सभी की सभी क्या है, डिस्टेंस की अदर यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्टेंस क्या है वो आपको समझना है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, एक स्केलर क्वांटिटी, और ध्यान रखेंगे हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग ये समझ पाएंगे कि जो लेंथ है एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस जो है ना हमको 15 मीटर दे रखी है, ठीक। मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं चलना, और मैं इस जगह तक आ जाता हूं बी तक। अब मेरे को ये बताना मेरा डिस्टेंस कितना है। तो देखिए हमारा डिस्टेंस क्या है, पहले तो हम एक्चुअल पार्ट डिसाइड करेंगे। हम यहां से ऐसे 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 चल कर गए, ये चल कर आए, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ध्यान रखेंगे, जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया बेटा, ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस का आधा। अब देखिए जरा, जो सरकमफ्रेंस है पूरी, उसकी जस्ट जो आधी है वही तो हमारा एक्चुअल पाथ है ना। और एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है वो कितनी होगी, अगर हम बोले तो 2πr। ये सरकमफ्रेंस होती है 2πr, जस्ट उसका हाफ, तो हमारी हाफ सरकमफ्रेंस। अगर r की वैल्यू लगाऊं तो ये निकल कर आ जाएगा 15 पाई मीटर, ये निकल कर आ गया इस टाइम हमारा डिस्टेंस। बात सबको समझ आई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता मैं ऐसे चलकर और यहीं आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं अब आपसे पूछ सकता हूं कि मैंने कितना डिस्टेंस चला। तो अब सबको पता है जो डिस्टेंस हम लोग चलेंगे वो डिस्टेंस कितना होगा,
जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितनी हो गई 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी 15, तो 15 लगाओ तो 13 पाई मीटर जो निकल कर आया वो हमारा इस क्वेश्चन में जो निकल कर आ गया वो क्या निकल कर आया बेटा, हमारी वैल्यू निकल कर आ गई डिस्टेंस की। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई राइट ट्राइंगल इस तरीके से है, ठीक है, समझना मेरी बात को। मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मैं ऐसे चला, ये 6 मीटर चला, ठीक है। मैं यहां आ गया बी पॉइंट पर, अब बी पॉइंट से ऐसे चला 8 मीटर, ठीक है, और मैं यहां पहुंच गया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, और यहां सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं वापस यहां पर आ गया, ठीक है, कहां पर आ गया ए पॉइंट पर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 90 डिग्री का एंगल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमने कितना डिस्टेंस चला। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम सबको पता है डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है। तो ए बी प्लस बी सी, ठीक, प्लस सी ए, ये हो जाएगा सी ए। तो देखो ए बी कितना दे रखा है 6 मीटर, तो मैंने 6 लगाया। बी एक सी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, क्या मेरे पास सी ए है, नहीं। तो देखो हम सबको पता है ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये निकल कर आएगा 100, जो बाहर निकल कर आ जाएगा 10। तो ध्यान रखना सी ए कितना हो गया बेटा 10। तो आप जैसे ही वैल्यू लगाओगे तो 24 मीटर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और ये वर्टिकल सर्किल है, यानी ऐसे वाला सर्किल है। मैं देखो यहां से किसी बॉल को इस तरीके से फेंका, इस तरीके से बॉल गई और बॉल जस्ट यहां पहुंची और यहां से सीधे वो ऐसे आ गई। तो अब इसकी जो लेंथ है, पहले ध्यान से देना, ये जो है वो 10 मीटर है, इसकी रेडियस जो है 10 मीटर दे रखी है। मैंने ए से स्टार्ट किया, ऐसे चल कर गया और मैं लौट कर ए पर ही आ गया, यानी सबसे पहले एक्चुअल पाथ देखो, आप लोग ऐसे गए, यानी ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ये ध्यान रखना 2 पाई आर की हाफ हो जाएगी, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस निकालने के लिए ये कितना है बेटा सरकमफ्रेंस का हाफ, तो मैंने 2 पाई आर का हाफ कर दिया। अब सोचो मैं यहां से ऐसे चलकर भी तो आया हूं, ये क्या है डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो देखो यहां समझ आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई, आर की वैल्यू लगाओगे 10 तो ये 10 पाई हो जाएगा, प्लस यहाँ वैल्यू लगाओगे ये 20, तो ये टोटल जो है वो आपका आंसर आ गया। मर्जी आपकी है, आप अगर चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 प्लस 20 कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 31.4 प्लस 20 तो आपका आंसर आ जाएगा 5014 मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको समझ आ रहा होगा, जो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो डिस्टेंस थी। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझना, इसको हम बोलते हैं इट इज शॉर्टेस्ट, ये ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सिंपल बोल सकता हूं इट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ, ये भी बोल सकता हूं ना। तो ध्यान रखेंगे इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो बेटा यहां पर एक वर्ड क्लियर कर रहा है, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग इनिशियल को, ठीक है। और ये जो फाइनल पोजीशन है इसको हम लोग एंडिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी जहां पर हमारी मोशन का जो है लास्ट होएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला काउंट करने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर सबसे पहले मैं इसकी कुछ छोटी छोटी बात बताता हूं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस लेंथ है, तो जो इसकी एस आई यूनिट होगी वो भी तो वही होगी जो आपकी डिस्टेंस की है, और डिस्टेंस की कितनी थी मीटर, तो इसकी भी हो जाएगी मीटर, और मीटर को छोटी एम से हम लोग लिखते हैं। ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन के साथ डिपेंड करेगी, ऐसा अभी हम लोग देखेंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट इस फॉर्मूले से समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब मैं यहां पर छोटे छोटे कुछ केस बनाता हूं, जैसे कि इफ मैंने बोला जो फाइनल पोजीशन है वो मेरी ज्यादा है इनिशियल पोजीशन से, तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कैसा निकल कर आएगा पॉजिटिव। कैसे, देखो फाइनल पोजीशन 7 है,
इनिशियल पोजीशन 3 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो +4 निकलेगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट समझो जरा, मैंने बोला इफ फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से छोटी है, यानी इनिशियल पोजीशन 7 है और फाइनल पोजीशन 3 है, माइनस कर रहा हूं तो निकल कर आएगा ना -4। तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट निकलता है वो नेगेटिव निकल कर आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी समझ लीजिएगा, मैंने बोला फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों कैसी है बेटा, सेम है, यानी कि ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो निकल कर आएगा 0। तो ध्यान रखना जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों पोजीशन एक ही हो जाती हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 निकल कर आ जाता है। अब जरा ध्यान से कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो मैं इसी के बिहाफ पर एक बात और बोल सकता हूं, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट में भी देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये ध्यान रखना, जैसे डिस्टेंस जो होता था वो केवल पॉजिटिव होता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने अभी प्रूव किया, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे पास ये 0 है, ठीक है। मैं ऐसे करके गया, यहाँ पर 1 2 3 नंबर लाइन दे रखी है 4, ठीक। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया 0 से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और मैं यहां से चलकर यहां पर आ गया फॉर एग्जांपल 4 पर, ठीक है। ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आप जो बोलोगे वो करोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो फाइनल पोजीशन कितनी है 4, इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, तो 4 - 0 करोगे तो 4 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी बोलता, मैं यहां से यहां तक आया और वापस चलकर मैं यहां आ गया 2 पर, कहां पर आ गया 2 पे। तो अब देखो चले यहां से थे और ऐसे गए और वापस आके यहां रुके, तो अब आपकी फाइनल पोजीशन ये होगी, ये फाइनल पोजीशन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, यानी फाइनल पोजीशन ये नहीं है। तो ध्यान रखना इस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, तो आपकी फाइनल पोजीशन कितने पर है, 2 पर है, तो आप लिखेंगे 2, ठीक है। इनिशियल पोजीशन अब भी कितने पर है, 0 पर, तो 2 - 0 करोगे तो ये 2 निकल कर आएगा, ठीक है। लेकिन इस जगह मैं आपसे पूछता कि डिस्टेंस क्या है बेटा, तो ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंस होता वो कितना हो जाता, आप यहां से पहले इस पॉइंट पर गए यानी 4, फिर वापस लौटे 1 और 2 यानी 2, तो 6 निकल कर आता आपका डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ये जो नंबर लाइन है वो ऐसे दे रखी है, या -1 या -2 दे रखा है, ठीक है। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया 4 तक गया और वापस चलकर यहां आ गया -2 पर, तो अब देखो फाइनल पोजीशन कहां पर आ गई, आपकी यहां पर आ गई फाइनल पोजीशन। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल कर आएगा वो भी देखेगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करते तो इनिशियल तो 0 है और फाइनल कितनी है -2, तो आपने लिखा -2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आएगा, आप सबको साफ साफ दिख रहा है -2 निकल कर आ जाएगा। तो जो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है और ये आपका कैसा होता है बेटा, नेगेटिव भी होता है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि हम यहां से चले और वापस यहीं लौट कर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखो फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल पोजीशन भी वही, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो वो 0 निकल कर आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन में काउंट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या निकल कर आता है, डिस्टेंस क्या निकल कर आता है। अभी देखो एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट का ही, बहुत सुंदर से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन था, बेकार सा क्वेश्चन, जो हमको समझाने के लिए जरूरी था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, यहां से आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की साइड, बॉल ऊपर गई और वापस लौटकर यहीं आ गई, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट जो वो 0 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। इसी चीज को हम लोगों को ध्यान से समझना है। अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो एक मेरे को सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो मेरे को 8 मीटर दे रखी है। मैं यहां से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ठीक है, और यहां से चलकर मैं यहां पर आ गया, ठीक है, बी पॉइंट पर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब देखो ये जो है ना ऐसे करके जाना, दिस इज अ एक्चुअल पाथ, ध्यान देंगे, दिस इज अ एक्चुअल पाथ। और मैं जो बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो मैं जो बोल सकता हूं वो एक और चीज आपको समझाने के लिए बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इमेजिनरी पाथ। जरूरी नहीं कि एक्चुअल पाथ हो, कोई ऐसा इमेजिनरी पाथ जिस दोनों के भी शॉर्टेस्ट रखे। तो देखो सीधे सीधे इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके मिला दो,
ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। आप ऐसे जाओ और ऐसे जाओ सेम स्पीड से, आप यहाँ पर जो पहुंचोगे ना वो ये सबसे छोटा ट्रैक है, इसके अलावा कोई पोजीशन ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपको ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो समझ आएगा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, डायामीटर के। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिखेंगे डायामीटर, और जो डायामीटर लिखेंगे तो डायामीटर कितना है 2 इंटू रेडियस लिखेंगे, और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 8, तो आपका निकल कर आ जाएगा 16 मीटर। आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो वो कैसे काउंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा जरा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे पास सेम क्वेश्चन, ये मेरे को दे रखा है 6 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ से चला ए पॉइंट से, मैं चलकर यहाँ आया, ये मेरे पास ओरिजिन हो गया, और मानो मैं यहाँ आ गया बी, 8 मीटर डिस्टेंस चलती है। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ध्यान रखना ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन हो गई, इनके बीच इमेजिनरी पाथ देखना है और शॉर्टेस्ट देखना है। तो दोनों के बीच देखो ये वाला जो ट्रैक है ना, ये वाला जो ट्रैक है वो शॉर्टेस्ट निकल कर आएगा। ये 6 है, ये 8 है, तो आपको क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को सॉल्व करोगे, 100 निकल कर आएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा 10 मीटर। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना निकल कर आ गया, 10 मीटर निकल कर आ गया, ठीक है। बात आप समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताओगे जिसका आंसर। देखो मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक, ये इसका सेंटर, और ये जो रेडियस है वो मेरे को 10 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट को ए बोल दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको इसको तोड़ दिया, इसको बी बोला, इसे सी बोला, इसे डी बोला। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेरा इनिशियल पोजीशन ए है और मेरी फाइनल पोजीशन जो है वो कितनी दे रखी है बेटा, मेरे को डी दे रखी है। तो आप मुझे ये बताएं डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होते हैं, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होते हैं। इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।